अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, आज के ख़बरनामे में देखिएगा आज की कुछ अहम और ख़ास ख़बरें। नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के जनूबी शहर खारसून का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। यूक्रेन की रियासती इमरजेंसी सर्विसेज का कहना है कि रूस के जारी हमले में 2000 शहरी हलाक हो चुके हैं, जिसमें फ़ौजियों को शुमार नहीं किया गया है। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमीशन बराए इंसानी हकूक़ के जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक यूक्रेन में 500 हलाकतें हुई हैं, जिनमें कम अज़ कम 136 शहरी हलाक हुए हैं और 400 ज़ख्मी हुए हैं। वहीं इससे कबल यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने दावा किया था कि मॉस्को के हमले के दौरान तकरीबन 6000 रूसी फ़ौजी मारे गए हैं और क्रेमलिन को मुतनब्बह किया है कि वो बमों और फ़ज़ाई हमलों से यूक्रेन का कंट्रोल हासिल नहीं कर सकेगा। वहीं जिस तरह के हालात बने हुए हैं और चौतरफा बयानबाजी और रूस के खिलाफ इक़दाम किए जा रहे हैं, तो अब रूस ने भी बड़ी धमकी दी है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरूफ का कहना है कि रूस न्यूक्लियाई हथियारों के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अगर तीसरी आलमी जंग होती है तो उस जंग में जौहरी हथियार भी शामिल होंगे और रूस अपना दिफा इसी तरीके से करने को तरजीह देगा। बता दें कि हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं और यूक्रेन के कई इलाकों में अब भी रूस की तरफ से बमबारी मुसलसल की जा रही है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसानात और तबाही के मनाजिर सामने आ रहे हैं। वहीं यूक्रेन में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, तो इसने हिंदुस्तान में भी काफ़ी परेशानी पैदा कर दी है, क्योंकि हिंदुस्तान के कई सारे तलबा अब भी वहाँ फंसे हुए हैं। हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया के 3 तैयारों ने बुध की शब और जुमेरात की सुबह के दरमियान यूक्रेन में फंसे 600 से ज़्यादा हिंदुस्तानियों को लेकर गाज़ियाबाद के एयरफोर्स स्टेशन पहुँच गए हैं और IF का पहला C-17 तैयारा रोमानिया की राजधानी बुखारी से 200 मुसाफिरों को लेकर कल रात तकरीबन 1:30 बजे यहाँ पहुँचा। तो दूसरा C-17 तैयारा बुदापेस्ट से 220 हिंदुस्तानियों को लेकर सुबह पहुँचा। तो वही तीसरा तैयारा 208 हिंदुस्तानी शहरियों को लेकर पोलैंड के राजोव से सुबह 7 बजे पहुंचा है। वहीं वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का कहना है कि मोदी हुकूमत के मिशन गंगा के तहत करीबन 4000 के करीब हिंदुस्तानियों को यूक्रेन से वापस लाया जा चुका है। वहीं अब भी यूक्रेन में तलबा फंसे हुए हैं, खौफजदा हैं। खुद सरकारी आदाद-ओ-शुमार कहते हैं कि अब भी 8000 तलबा वहाँ फंसे हुए हैं, लेकिन अब भी हर फ्लैट में जाकर मोदी सरकार के वज़रा PR कैंपेनिंग में लगे हुए हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और आपसे हमारे सबके लोग में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश के अनुसार हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं आपका अभिनंदन करने के लिए। जब भी कोई फ्लैट पहुंच रही है तो वज़ीर आज़म मोदी की तारीफ़ करते हुए वज़रा उनके इस्तकबाल के लिए पहुंच जाते हैं और इस्तकबाल के बहाने पर मोदी हुकूमत की तारीफ़ें की जा रही हैं। वही इससे निचली सतह का PR कैंपेन शायद ही कहीं देखा गया होगा। वैसे मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल ने एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म मोदी को पुल के तौर पर दिखाया गया है। हद है कि पैसे मुल्क के आवाम के लग रहे हैं और जो हालात बने हुए हैं वो भी एक तरह से हुकूमत की गफलत का नतीजा है और अब भी मोदी की रट लगाई जा रही है। तो एक और तालिबा जो यूक्रेन से हिंदुस्तान लौटी है, उसने इस PR कैंपेन की धज्जियां उड़ा दी। उसने सवाल किया कि ये कौन सा इवैक्यूएशन है कि तलबा को खुद कहा जा रहा है कि कैसे भी करके बॉर्डर पर पहुंच जाओ, चल के पहुंच जाओ या बसेस के जरिए पहुंच जाओ, अपने एक्सपेंस पर पहुंच जाओ और हम आपको वहां से निकाल लेंगे। अगर हम रोमानिया से लाया गया है तो हम तो जनरल फ्लाइट बुक करके भी सर हम आ जाते। इवैक्यूएशन तो तब होता सर जब हमें वॉर जोन से निकाला गया होता सरकार के द्वारा, पर सरकार के असर उन्होंने तो एक एडवाइजरी जारी कर दी, आप अपने से निकल जाओ, जहाँ पे जाना है आपको बॉर्डर पहुंच जाओ, फिर हम आपको निकाल लेंगे। तो सर ये इवैक्यूएशन कैसे हुआ? हम जहाँ से निकले सर हमारी सिटी में कंटिन्यूअस ब्लास्ट हो रहे थे सर, वहाँ पे शेलिंग हो रही थी, जिसका मतलब भी हमें नहीं पता। आप कहाँ पर थे? जी मैं ओडेसा सिटी में थी, जहाँ का मिलिट्री बेस सबसे पहले डिस्ट्रॉय हुआ था सर। एक और तालिब इल्म का कहना है कि हुकूमत सिर्फ शो ऑफ कर रही है, सिर्फ ये हमारे कौमी परचम है जिसकी वजह से ही हमें कुछ मदद मिल रही है। उसने कहा कि हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। सुनिए क्या कहते हैं तलबा। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಯಾವ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಬಸ್ ಮೇಲಿರೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರೀ ಸುಮ್ನೆ ಶೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬರೀ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೋತಾ ಇದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗಷ್ಟು ಗಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಾರ್ಕಿವ್ ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿ ಅವರು. बहुत ज्यादा हुई, हमने जो कुछ किया
जो भी थे पता नहीं, मैं उनको नहीं जानता, ठीक है। वो उन लोग ले फूल बांट रहे, इसका मतलब क्या है? ये फूल अगर पहले बांटे रहते, अगर टाइम पर एक्शन लिए होते तो ये फूल बांटने की नौबत नहीं होती। ये सब जो दिखावा चल रहा है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे कल तो वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भी रैली में कह दिया है कि हिंदुस्तान की बढ़ती हुई ताकत की वजह से मुल्क यूक्रेन से शहरियों को निकालने में कामयाब हुआ है। वैसे यशवंत सिन्हा जो कि बीजेपी के सीनियर रहनुमा भी रह चुके हैं, उसने इस तरह के पीआर कैंपेन पर मोदी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा कि आपके इल्म में होना चाहिए कि गल्फ वार के दौरान 1990 में 1,70,000 से ज़ायद लोगों को हुकूमत हिंद वापस ले आ चुकी है। ये कोई नई बात नहीं है। इस तरह का कोई प्यार प्रोपेगेंडा चलाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। नस्ल कुशी सिर्फ ये नहीं है कि कत्ल आम कर दिया जाए, बल्कि उसकी शुरुआत बिल्कुल उसी तरह से होती है जिस तरह से इस वक्त हिंदुस्तान में सियासी बयानबाजियाँ हो रही हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों की नस्ल कुशी का ऐलान करने वाली धर्म संसद के मामले में आलमी सतह पर हिंदुस्तानी हुकूमत को रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उस पर कार्रवाई का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। इसी दरमियान नस्ल कुशी और उससे मुताल्लिक़ बयानात व इक़दामात पर नज़र रखने वाली आलमी तंजीम जेनोसाइड वॉच ने भी हिंदुस्तानी हुकूमत को याद दिलाया है कि उसने तंजीम के चार्टर पर दस्तखत किए हैं, इसलिए वो भी इस बात की पाबंद है कि नस्ल कुशी से मुताल्लिक़ बयानात देने वालों पर फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। जेनोसाइड वॉच के सरबरा और नस्ल कुशी पर होने वाले स्टडीज़ के माहिर डॉक्टर ग्रेगरी स्टेन ने कहा है कि हिंदुस्तानी हुकूमत को हरिद्वार में होने वाली धर्म संसद के मामले में फौरी तौर पर कार्रवाई करनी होगी, वरना वो कई आलमी चार्टर्स की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब ठहराए जाएंगे। बता दें कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें से भी एक को तो छोड़ दिया गया है, ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है, जबकि दूसरे लोग उसी तरह की बयानबाजी और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रतें फैला रहे हैं। वैसे तो यूपी इलेक्शन में भी आप और हम सभी ने देखा कि किस तरह के बीजेपी रहनुमा बयानबाजियाँ कर रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं बिहार असेंबली में गवर्नर के खिताब पर बहस करते हुए अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने बीजेपी रुकन असेंबली हरिभूषण ठाकुर के बयान को लेकर जमकर वज़ीर आला नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह अफसोस की बात है कि वज़ीर आला नीतीश कुमार खुद को सेकुलरिज्म का अलंबरदार कहते हैं और उन्हीं के इत्तेहादी पार्टी के लोग मुसलमानों के वोट छीन लेने की बात कह रहे हैं। इस पर भी वज़ीर आला खामोश बैठे हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। बयान देने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर भी उन्होंने वज़ीर आला को आड़े हाथों लिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुसलमानों को बिहार में हरासा करने की कोशिश हो रही है और फ़िरका वाराना माहौल बनाया जा रहा है, जिसकी मिसाल हाल ही में समस्तीपुर के मिस्री गरारी में आए मोब लिंचिंग के वाक़े को उन्होंने भी उसका भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जहां खलील रिजवी को गोश्त के नाम पर जिंदा जला दिया गया, उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ एनडीए के लोग जहर अफशानी करना बंद कर दें। उन्होंने इस तरह के जो लोग नफरत फैला रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई का उन्होंने मुतालबा किया। आजकल एक दौर चला हुआ है भाई, देशभक्ति का सर्टिफिकेट ले लो, जो देंगे वो देशभक्त, जो नहीं देंगे वो देशभक्त नहीं। एक एनडीए के कोई विधायक हैं, नीतीश जी के बीजेपी के कोई विधायक हैं, उन्होंने कहा कि भाई मुसलमानों से जो है वोटिंग राइट ले लो। सब आप मतलब हद है, अद्भुत है। इस देश की आजादी में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख है, ईसाई हो, सब लोगों ने कुर्बानी दी है। सब लोगों ने बलिदान दिया। हाँ, लेकिन आरएसएस वालों ने नहीं दिया। ये तिरंगा की बात करते हैं। 2001 के बाद से झंडा फहराया गया नागपुर में। बात करते हैं तिरंगे की, जय हिंद की। क्या बकवास बातें महोदय। ऐसा एक बार लोग भूल गए। लोगों को याद दिलाना पड़ेगा कि यही बिहार की धरती है जहां आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया था। और महोदय अभी लालू जी के सिपाही लोग खड़े हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष का पास नहीं बनेगा। कुछ गलत कहा ही नहीं। और हम ये बताना चाहते हैं कि किसी के माई के लाल में दम नहीं जो मुसलमान भाइयों से उनका अधिकार छीन सके। किसी में हिम्मत नहीं। पंजाब इलेक्शन से कबल जब वज़ीर-ए-आज़म मोदी पंजाब पहुंचे थे तो उन्होंने जब वहां से लौटे उन्हें मुखालफत का सामना करना पड़ा। तो इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने एक लफ्ज़ कहा था कि अपने सीएम से कह देना कि मैं जिंदा वापस लौट आया।
तो ऐसे कल क्या हुआ ये आपको दिखाएंगे। ममता बनर्जी बुध के रोज वाराणसी पहुंची थी, तो उस दौरान बीजेपी और हिंदुत्व तंजीम के हामियों ने ज़बरदस्त एहतिजाज उनके सामने किया, उनकी गाड़ी के सामने आकर खड़े हो गए और जय श्री राम और वापस जाओ के नारे लगाते हुए, सियाह परचम लहराते हुए ममता बनर्जी को हरासा करने की कोशिश की। लेकिन इस दौरान ममता बनर्जी बेखौफ होकर अपनी गाड़ी से वो बाहर निकल आई और उन्होंने हिंदुत्व शरपसंद अनासिर का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने कहा कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ जाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं मीटिंग करूँगी और बनारस में रहूँगी। वज़ीर आज़म मोदी ने मुल्क की सबसे पावरफुल सिक्योरिटी रहने के बावजूद कुछ बीजेपी हामियों को देखकर पंजाब में क्या कहा था वो आपको याद ही होगा, और बीजेपी अब इसे किसका फेलियर कहेगी ये देखना होगा। वैसे गोदी मीडिया की असलियत खुलकर सामने आ चुकी है और लोग उसको लेकर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते आ रहे हैं। वाराणसी में लोगों ने कल क्या किया ये आपको दिखाना हम ज़रूरी समझते हैं। कल वाराणसी में लोगों ने गोदी मीडिया एंकर अमीश देवगन की जमकर क्लास ली, जब वो वहाँ इलेक्शन की वोटिंग से कबल अवामी एक प्रोग्राम के लिए वहाँ पहुँचे हुए थे। नौजवान वहाँ BND जैसे पोस्टर लेकर नारेबाजी करने लगे, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। और एक नौजवान ने तो उन्हें जब ईमानदार कह दिया तो ऐसे बौखलाहट का शिकार हो गए कि उसका जवाब सुनना तक उन्हें खतरे से खाली नजर नहीं आया। वैसे अब गोदी मीडिया को ईमानदार लफ्ज भी अब बुरा लगने लगा है। उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात के छठे मरहले की 57 सीटों पर पोलिंग सुबह आज से शुरू हो चुकी है। इस मरहले में 10 अजला में पोलिंग हो रही है, जिनमें गोरखपुर भी शामिल है, जहां वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की किस्मत का फैसला होने जा रहा है। गोरखपुर के अलावा अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और बलिया में भी वोट डाले जा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की जानिब से मुतादिद पोलिंग बूथों पर EVM खराब होने और दीगर बेज़ाब्तियों की भी शिकायत की जा रही है। समाजवादी पार्टी की जानिब से ताहाल गोरखपुर, अंबेडकर नगर, बस्ती, देवरिया समेत मुतादिद अजला पर वोटिंग के दौरान EVM खराब होने की शिकायत की है। पार्टी की जानिब से किसी भी बड़ी गड़बड़ी की इत्तला देने के लिए हेल्पलाइन भी कायम की गई है। तो नाज़रीन, आज की खबरों में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात मज़ीद अहम खबरों के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।